नमस्कार। रागांग विषय के अंतर्गत आज हम सारंग अंग के अंतर्गत आने वाले राग मध्यमाद सारंग या मध्यमादी सारंग के विषय में आपको बताएंगे। मध्यमादी सारंग को मध्यमाद सारंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही पसंदीदा, बहुचर्चित और बहुत गाया बजाया जाने वाला एक ऐसा राग है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वृंदावनी सारंग से बहुत मिलता जुलता है। जैसे कि सारंग अंग के रागों के विषय में बताते हुए मैंने आपको वृंदावनी सारंग राग के बारे में इससे पहले की श्रृंखला में पूरा विस्तार से आपको जानकारी दी। वृंदावनी सारंग राग में थोड़ा सा परिवर्तन करके, यानी उसका जो शुद्ध निषाद है उसको आरोह में कोमल करके इस राग का जन्म हुआ है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये राग कोई मिश्रण वाला राग नहीं है। ये राग छाया लग राग है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी छाया आती है। संगीत के क्षेत्र में या शास्त्रीय संगीत की बात करूं तो उसमें रागों का जहां वर्णन होता है तो हम शुद्ध, छायालग या संकीर्ण रागों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो शुद्ध राग यानी जो राग जिनकी अपनी एग्जिस्टेंस है, जिनका अपना प्रभुत्व है, जिनका अपना ही एक स्वरूप है, स्वतंत्र स्वरूप जिनका है। और छायालग राग यानी इन रागों से कहीं ना कहीं उनकी छाया लगती है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें जो है उससे मिलता जुलता मैं कहूँ, या कुछ एक छोटा सा परिवर्तन करके जो राग बनते हैं वो छायालग राग। तो छाया लगना, इसलिए छायालग राग। मिश्र राग या संकीर्ण राग का मतलब होता है मिश्रण, यानी मिक्सचर, यानी कुछ रागों को मिलाकर जब राग बनाए जाते हैं तो वो मिश्र राग या संकीर्ण राग। संकीर्ण शब्द जैसे कहते हैं कि बहुत आसान नहीं है, कुछ मिश्रण है, कुछ मिला जुला है, या कुछ जहाँ पर कुछ ये कहा जाए कि कुछ स्पष्ट नहीं, सब कुछ मिला हुआ है, उसको संकीर्ण राग या मिश्र राग कहा जाता है। रागों को जहाँ मिश्र की बात करते हैं तो, या हम छायालग की बात करते हैं तो रागों का अपना एक स्वरूप जो है वो जो बनकर आता है, उस स्वरूप में ये देखा जाए कि रंजकता होना बहुत जरूरी है। यानी वो राग मन को अच्छे लगने चाहिए, उस राग में एक बैलेंस होना चाहिए। मन को अच्छा राग तब लगता है जब राग एक बहुत बैलेंस्ड रूप में, संतुलित रूप में राग जो है वो चलता है। हम यदि साधारण जीवन में भी किसी चीज को लेते हैं, कोई भी धुन हम सुनते हैं, या कोई मैं कहूँ कि फिल्मी गीत भी सुनते हैं, गीत गजल कुछ भी सुने, सुगम संगीत, लोक संगीत, तो यदि वो हमारे हृदय को छूता है, यदि हमारे मन को अच्छा लगता है, हम उससे आनंदित होते हैं, तो हम उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं, बार बार गाना पसंद करते हैं, और वो हमें याद भी रहता है। वो कहीं ना कहीं हमारी मानस पटल पर जैसे कहते हैं अंकित हो जाता है, और हम उसको जब गाते हैं या हम उसको बजाते हैं तो हम उसके उस स्वरूप की एक अलग से सत्ता को जान पाते हैं। यानी वो एक उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस, अपनी एक आइडेंटिटी है जो किसी और से जुड़ी हुई नहीं है, या हम कहें कि और से वो भिन्न है, उसको अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ही राग भी हैं। रागों को जब बनाया जाता है तो रागों या बनाया गया होगा तो रागों में ये चीज़ ज़रूर देखी गई होगी कि वो राग का जो रंजकता वाला जो पार्ट है, यानी राग का जो स्वरूप है, उससे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, या उसका जो एक स्वरूप बनकर आता है वो मधुर होना चाहिए, वो मन को अच्छा लगना चाहिए, और कोई एक विशिष्ट रस का या भाव का जो है वो उसको उदित होना है उन स्वरों से।
तो ऐसे ही जब राग बनाए गए होंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया होगा। बहुत से विद्वानों के अनुसार बेसिक रागों को करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, बेसिक रागों को तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि जो बेसिक राग हैं या मुख्य राग हैं, जिन पर मैंने पहले भी एक श्रृंखला दी हुई है, उनको क्यों करना चाहिए? उनको करने से जो आगे के राग हैं वो बहुत सहज हो जाते हैं, बहुत आसानी से उन रागों को हम गा बजा सकते हैं। तो ऐसे ही बेसिक रागों में एक राग है वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग सारंग अंग का मुख्य राग है और औड़व जाति का राग है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो है ग और ध, गांधार और धैवत जो है वो पूर्ण रूप से वर्जित है। वृंदावनी सारंग में आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, वृंदावनी सारंग में गंधार और धैवत वर्जित हैं और वृंदावनी सारंग में दोनों निषादों का प्रयोग होता है, यानी शुद्ध निषाद और कोमल निषाद। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नियम ये कहता है शास्त्रीय संगीत का कि जब भी किसी राग के दोनों किसी भी स्वर के दोनों स्वरूपों का प्रयोग हो तो शुद्ध स्वरूप जो है वो पहले आरोहात्मक रूप में आएगा, यानी आरोह में शुद्ध स्वरूप आएगा, यानी चढ़ा हुआ स्वरूप जिसे हम कहें वो आएगा, और अवरोह में कोमल स्वरूप। एक और विशेष बात यहाँ बताना चाहूंगी कि हम अक्सर गायकों को या वादकों को कहते हुए सुनते हैं, या कहीं पे हमने किसी पुस्तक में ग्रंथ में पढ़ा है कि इसमें तो चढ़ी निषाद है, इसमें उतरी निषाद है, या हम कहें इसमें चढ़ी भी मध्यम है या उतरी भी मध्यम है। तो ये एक साधारण भाषा, सांगीतिक भाषा जो है जिसमें कि चढ़ी हुई निषाद का मतलब है शुद्ध निषाद और चढ़ी हुई मध्यम का मतलब होता है तीव्र मध्यम। उत्तरी निषाद का मतलब कोमल निषाद, उत्तरी मध्यम का मतलब शुद्ध मध्यम। यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उत्तरी मध्यम का मतलब है शुद्ध मध्यम, उसे कोमल मध्यम न कहें, क्योंकि कोमल मध्यम तो होता ही नहीं। मध्यम या तो शुद्ध है या तीव्र है। तो कभी भी इस प्रकार की भाषा को आप किसी भी कलाकार के द्वारा सुने, किसी विद्वान के द्वारा सुने या कहीं पर पढ़ें तो भ्रमित न होएं कि चढ़ी हुई मध्यम, चढ़ी हुई ऋषभ, चढ़ी हुई गांधार का अर्थ है कि उसका ऋषभ और गांधार का शुद्ध रूप, और मध्यम चढ़ी हुई मतलब तीव्र मध्यम। उतरावा रूप यदि रे ग ध्वनि के साथ प्रयोग होता है तो उसे हम कहते हैं कोमल, रे ग ध्वनि कोमल। और उत्तरी मध्यम कहते तो समझिए कि वो शुद्ध मध्यम है, क्योंकि कोमल मध्यम तो होती भी नहीं है। तो ये कुछ बड़ी साधारण सी चीजें हैं जो विद्यार्थी कभी कभी यदि उनको वो इस चीज़ को ध्यान न दे तो शायद थोड़ा सा वो भ्रमित हो सकते हैं, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये बीच बीच में जब मैं आपको बताती हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसे ध्यान में आती हैं जो विद्यार्थी गण कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी संकोचवश पूछ नहीं पाते, या कहीं उनको ये एक धारणा रहती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन शायद वो उसको बहुत छोटी सी बात समझ के कई बार पूछ नहीं पाते, या कहीं पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मैं बात कर रही थी राग वृंदावनी सारंग की। राग वृंदावनी सारंग काफी थाट जन्य है, और इसी काफी थाट से राग मध्यमात सारंग या मदमात सारंग, बिल्कुल एक सहज भाषा में इसको मदमात सारंग भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसको मध्यम आदि भी कहते हैं। मध्यम आदि ऐसा क्यों कहा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मदमात सारंग या मध्यमादि सारंग जो है एक बहुत ही प्रचलित राग है, बहुत सुंदर राग है, और वृंदावनी सारंग की तरह ही इसे दोपहर के समय गाया बजाया जाता है। मदमात सारंग राग जो है काफी थाटजन्य है और औड़व जाति का राग है। इसमें भी गांधार और धैवत का पूर्ण रूप से जो है वर्ज हैं दोनों स्वर, यानी इनका प्रयोग नहीं होता। तो स्वाभाविक बात है कि सातों स्वरों में से यदि 2 स्वर निकल गए तो वो औड़व जाति का आ जाएगा, यानी कि राग 5 स्वरों से बना है, और 5 स्वरों के नीचे तो कोई राग होता ही नहीं। ये आप सभी को विदित है कि हम किसी भी उसमें कह सकते हैं कि यदि 4 स्वर का प्रयोग हो रहा है, 3 स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो हम कहते हैं ये धुन है, ये राग नहीं है। राग का नियम है कि वो 5 स्वरों से या 6 स्वरों से या 7 स्वरों से युक्त हो। और ये अलग बात है कि आरोह और अवरोह में
इनकी संख्या 5 6 5 7 या 7 5 या 7 6 इस प्रकार से हो सकती है और उसी के आधार पर जातियां जो है वो बनती हैं। तो मध्यमाद सारंग जो है ये औडव जाति का राग है। ये एक ऐसा राग है जो प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है और ये हम नहीं कह सकते कि ये राग अभी नवीन राग है, अभी अभी कुछ समय हुआ है इसको बनाए हुए। तो राग प्राचीन ग्रंथों में इसका आधार मिलता है, तो इसे प्राचीन ग्रंथाधार राग भी कहा गया है। इस राग का गायन का समय जो है वो दोपहर का है, यानी 12 बजे के आसपास इस राग को गाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वृंदावनी सारंग से ये राग बहुत मिलता है। वृंदावनी सारंग में क्या फ़र्क है, मैंने आपको शास्त्र के आधार पर या थ्योरेटिकली आपको बताया कि वृंदावनी सारंग में आरोह में शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है और इस राग में आरोह और अवरोह दोनों में कोमल निषाद का ही प्रयोग होता है। वृंदावनी सारंग में अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है और वही उस राग की अपनी एक आइडेंटिटी है या अपनी एक खूबसूरती है वृंदावनी सारंग की। और इस राग की खूबसूरती जो है वो इसके कोमल निषाद में निहित है, यानी आरोह अवरोह दोनों में कोमल निषाद का प्रयोग होना। राग को जब हम गाते बजाते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जब स्वरों को जाने या हम उसके आरोह अवरोह को जाने तभी तो हम राग का विस्तार कर पाएंगे। जैसे मैं कहती कोई पेंटिंग बनानी है तो हम बेसिक कलर्स या जो भी कलर्स उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कलर्स हमारे पास होने ज़रूरी हैं, उसी से तो हम पेंटिंग बनाएंगे। राग में भी यही बात है, इस राग में कौन कौन से रंग इस्तेमाल होंगे यानी कौन कौन से स्वर इस्तेमाल होंगे, उसके आधार पर राग की बढ़त या राग का विस्तार जो है वो बढ़ता जाता है, उस पे राग का विस्तार किया जाता है। चाहे वो आलाप हो या पलटे हो, तान हो, बंदिश हो, सभी में वो स्वरूप जो है वो दिखता है। ये राग बहुत मधुर है और श्रृंगारिक है। देखा जाए तो मध्य और तार सप्तक में ये राग बहुत खिलता है और चंचलता इस राग में तो है ही है। सारंग अंग जो है, जब हम अंगों की बात कर रहे हैं तो सारंग अंग इसमें बहुत खूबसूरती से एक प्रमुख रूप से जो है वो सामने आता है। तो ये तो बातें थी राग के बारे में, राग की विशेषता के बारे में। इस राग के वादी और संवादी के विषय में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा पहले हम राग के आरोह अवरोह को लेते हैं ताकि हम उसको प्रैक्टिकली भी जान सकें और हम उसको थ्योरेटिकली भी उसको समझ सके। राग को मैं हमेशा कहती हूँ कि राग को समझकर गाइए तो ये अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है और मैं समझती हूँ कि राग जो है वो हमेशा के लिए याद रहता है। आपको राग को रटना नहीं पड़ेगा कि हम किसी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं कि हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में हम यदि समझकर फॉर्मूलेज जो हैं वो उनको अप्लाई करें तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। यदि हम उसको सिर्फ रटेंगे तो वो बात नहीं आएगी, वो कुछ समय तक होंगे, कुछ क्षण तक होंगे और फिर हम उसको भूल जाएंगे। तो राग में भी इसी प्रकार से थ्योरेटिकल राग, हम जब राग की विशेषता जानते हैं तो उसको गा बजा कर भी देखें, तब वो राग हमेशा के लिए जो है वो हमारे को याद रहता है और हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो पहले इस राग के आरोह और अवरोह। फिर से ये सारे पा नी सा सा नी पा मरे सा, ये इसका आरोह अवरोह। अब इसकी जो पकड़ कहें या इसकी जो पहचान कहें खास,
रे सा रे मा रे प रे सा, तो सारंग अंग रे मा रे, ये इसमें बहुत प्रयोग होता है क्योंकि सारंग तभी ये मध्यमार्ग सारंग, सारंग अंग तो इसमें प्रमुख है। नि सा रे मा रे मा प नि प म रे प रे पा रे नि सा। और इसमें ऋषभ और पंचम की संगति, पंचम और ऋषभ की संगति, ये मध्यमार्ग सारंग की खास चीज। नि सा रे प रे मा प रे मा प मा प नि प मा प नि सा नि प, या ऐसे भी जा सकता है मा प सा नि प मा रे प मा रे प रे मा रे प नि सा रे नि सा। तो इस प्रकार से जो है ये राग जो है वो सामने आता है। अब ये तो रही राग मध्यमार्ग सारंग की अपनी एक पहचान, या कहें कि इसका स्वरूप कैसा होगा। अब थोड़ा सा हम देखते कि वृंदावनी सारंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि वृंदावनी सारंग में हमने निषाद को थोड़ा चेंज किया तो मध्यमार्ग सारंग आ गया। इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सा रे मा प नि सा नि प मा रे नि सा। तो आप देखिए आरोह में शुद्ध निषाद रे मा प नि, शुद्ध निषाद आ गया, रे मा प नि सा नि प, कोमल निषाद आया, नि प म रे मा प नि सा नि प म रे नि सा रे मा प म रे नि सा, नि सा रे मा रे मा प नि प मा प नि सा रे नि सा नि प म रे मा प नि प म रे नि सा। तो इस प्रकार से आरोह में शुद्ध निषाद जो है वो वृंदावनी सारंग की खासियत है। तो जिसने भी इस राग को बनाया होगा उससे ज़रूर वृंदावनी सारंग को पहले खूब गाया बजाया होगा और फिर उसमें कोमल निषाद को डालकर जो है उसने मध्यमार्ग सारंग का जो है वो स्वरूप सामने वो लेकर आए होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि मध्यमार्ग सारंग में वृंदावनी सारंग से किस प्रकार से अलग है, अगली बात पे आती हूँ कि इस राग में वादी और संवादी, वादी स्वर इसका अधिकतर विद्वान, जिसमें पंडित भातखंडे जी भी का भी मत है, वो है पंचम को वादी मानते हैं और ऋषभ को संवादी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके अनुसार पंचम का प्रयोग बहुत है। रे प म रे प प रे सा ने सा रे प रे म म प, पंचम पर न्यास भी हो रहा है। कुछ विद्वान जो हैं इसमें मध्यम को जो है उसको वादी मानते हैं, और मध्यम को वादी वो क्यों मानते हैं, वो कहते हैं कि पंचम का प्रयोग करते हुए मध्यम पर न्यास होता है। कैसे? रे मा प रे प म रे ये सा रे प म रे मा म रे प म रे। तो इस प्रकार से उनका कहना है कि मध्यम पर न्यास बहुत होता है। मध्यम इसका ग्रह स्वर है, यानी मध्यम आदि, ये जो इसका नाम है मध्यमादि, मध्यम आदि, मध्यम मेन स्वर, मध्यम ग्रह स्वर है, इसलिए इस पर न्यास भी होता है। और न्यास का उन्होंने तरीका बताया किस प्रकार से, रे मा प म रे प म रे म रे सा रे प म। बड़ा खूबसूरत लगता है ये जो इस प्रकार से स्वरों की इसमें संगति आती है।
तो आप जब इस राग को गाते बजाते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। हम एक विद्यार्थी की दृष्टि से पूरे विस्तार से इसको हमें देखना चाहिए जब हम इसके, क्योंकि विद्यार्थी के रूप में आपको इसका शास्त्र पक्ष भी आना चाहिए, आपको इसका क्रियात्मक पक्ष भी आना चाहिए। तो शास्त्र पक्ष में एक मत ये भी है जिसमें कि मध्यम को वादी माना गया है, और या इसका कारण मध्यम को वो आदि या मध्यम ग्रह स्वर बोला था, इसीलिए इस मत के अनुसार मध्यम आदि तो मध्यमादि शब्द बना, और मदमाद उसका अप्रभंश रूप, यानी बोल चाल में बोलते बोलते हम उसको एक सहज रूप से, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि हम कहते हैं बहन, हिंदी में लिखते हैं बहन या बहन, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं मेरी बहन, मेरी बहन। तो यदि हम इस शब्द को लिखें तो वो उसकी स्पेलिंग्स कहें अलग हो जाती हैं, लिखने में जो अक्षर है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन सही रूप में यदि व्याकरण के रूप से देखा जाए तो बहिन या बहन, बहन ये शब्द होते हैं। तो अप्रभंश रूप का अर्थ होता है कि बोलते 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 एक उसका बिगड़ा हुआ रूप जो है वो सामने आता है। तो इस प्रकार से मध्यमादि या मदमाद सारंग जो है वो पॉपुलर हुआ। अब इस राग के भाव की बात मैंने आपको बताया कि श्रृंगारिक है, मध्य और तार सप्तक में अधिक इसका प्रयोग है, चंचल है, और ये बहुत इसमें मुर्कियाँ जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, आंदोलन जो है बहुत खूबसूरत लगता है। रे पमा रे एक इसकी बहुत खूबसूरत चीज़ है, रे रे परे परे, पंचम और ऋषभ की संगति जो है वो इस राग की बहुत महत्वपूर्ण जो है स्वर संगति माना जाता है, जो कि इसको और राग से अलग करता है। मैं और राग की बात करती हूँ तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन सा राग है जिससे इसको अलग जो है वो करने में ये स्वर संगति बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। सारंग अंग नि सा नि सा रे मारे रे मारे रे रे सा ने सा रे मारे, ये जो स्वर समुदाय है ये सारंग आता है। रे मारे पमारे रे मा पनी पमारे परे परे रे रे मा पने सा रे ने सा रे मा पा मा परे रे पमारे रे मा पनी पमारे मा पनी सा नि पमारे पमारे रे परे रे पारे रे पने ने सा रे ने सा। तो इस प्रकार से इस राग का एक स्वरूप, इस राग का एक चित्र सामने आता है जो मदमाद सारंग को बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। राग बेहद खूबसूरत है और एक हम कहते हैं कि बहुत ही चमकता हुआ राग है, जिसमें कि स्वरों में मैं कहूँ कि गंभीरता नहीं है, गंभीर नहीं है, चंचल है, चमकता हुआ राग है, मधुर है, माधुर्यता है, श्रृंगार रस का भाव इसमें है, और इसमें मींड जो है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, मींड जो है इसमें इतनी नहीं है जितनी कि किसी अन्य राग में है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मदमाद सारंग की एक परिचय जो मैंने आपको प्रस्तुत किया, इस राग को दिन के दूसरे प्रहर में यानी 12 बजे के आसपास जो है दोपहर के समय इसको गाया बजाया जाता है, जैसे कि सारंग अंग के अधिकतर रागों को गाया बजाया जाता है। तो आगे हम इसके विषय में और आपको अधिक विस्तार से जानकारी देंगे। राग मध्यमाद सारंग की या मध्यमादि सारंग की। इस राग को गाने बजाने का समय दोपहर का है। ये राग वादी और संवादी में पुनः आपको बताऊं, वादी और संवादी इसका ऋषभ और पंचम अधिकतर मतानुसार कहा गया है, लेकिन कुछ मत के अनुसार मध्यम को वादी माना गया है, जिसमें कि उन्होंने प्रमाण दिया है कि मध्यम पर न्यास भी होता है, विशेषतः रे पमा इस स्वर संगति के साथ।
तो ये इसीलिए ऐसे मत के अनुसार मध्यम आदि, मध्यम आदि है, ऐसे मत के अनुसार मध्यम ग्रह स्वर है, तो अंश स्वर है। तो इस प्रकार से राग जो है इसका विस्तार होता है। ये औडव जाति का राग है, 5 स्वरों से युक्त है। इस राग में ये विस्तार का राग है। इस राग में विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, तराना, सुगम संगीत में भी ये राग बहुत प्रयोग हुआ है, और छोटा ख्याल इसमें बहुत मिलते हैं। ध्रुपद भी इस राग में गाए जाते हैं, धमार भी इस राग में गाए जाते हैं। और एक क्योंकि प्राचीन ग्रंथों से इसका वर्णन मिलता है, तो एक बहुत ही प्रचलित और कई समय से एक क्या कहें कि ग्रंथों का आधार लिए हुए एक पुराना राग जो है इसको माना गया है। तो इसी को हम आगे आपको और विस्तार में इस राग के विषय में बताएंगे।